हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, तो पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो सही तो मैं तेरे पास आऊं। तो आज हम इस वीडियो में पैसे को समझने और उसे संभालने की कला के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक की, जिसको लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। आज हम इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड में बताए गए लाइफ चेंजिंग लेसन्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये बुक पर्सनली मेरी वन ऑफ माय फेवरेट बुक है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो डैड हैं। एक को वो कहते हैं पुअर डैड, जो कि उनके अपने खुद के डैडी हैं। दूसरे को वो कहते हैं रिच डैड, जो असल में उनके दोस्त माइक के फादर हैं। वो उन्हें अपनी बुक में रिच डैड के नाम से पुकारते हैं। सो जो उनके पुअर डैड हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड हैं, टीचर की जॉब करते हैं, उनकी एक डिसेंट जॉब है, पर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। वो कभी भी ट्रू वेल्थ को क्रिएट नहीं कर पाए। वहीं जो उनके रिच डैड हैं वो सिर्फ 8वीं और 9वीं क्लास ही पास आउट हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की, पर उन्होंने बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रिएट की है। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं और वो पैसे की ट्रू इंटेंट, मतलब वो पैसे को और वेल्थ को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इस बुक में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड और पुअर डैड के थॉट्स और उनके रिच डैड के बताए हुए लाइफ चेंजिंग लेसन्स के बारे में डिटेल में बताया है, और आज हम उनके बताए हुए लेसन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रॉबर्ट बताते हैं, जब भी वो अपने पुअर डैड के पास जाते थे और उनसे किसी चीज़ की डिमांड करते थे तो उनका पहला आंसर होता था कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं उनके रिच डैड का हमेशा ये आंसर होता था, मैं इसे अफोर्ड क्यों नहीं कर सकता। और वो दूसरा क्वेश्चन ये पूछते थे कि मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। वहीं उनके पुअर डैड कहते थे कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, जबकि उनके रिच डैड कहा करते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखना चाहिए। उनके पुअर डैड कहा करते थे कि कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करो, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और एक जॉब स्टार्ट करो। वहीं उनके रिच डैड कहा करते थे कि पढ़ाई करो और ये सीखो कि पैसा काम कैसे करता है। इसके बाद उनके रिच डैड ने ये सबसे अच्छा लेसन दिया कि पैसे के लिए काम मत करो, हमेशा पैसे को अपने काम के लिए लगाओ। तो रॉबर्ट जब 9 साल की उम्र के थे तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड से पैसे के बारे में सीखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिच डैड पुअर डैड के उन लाइफ चेंजिंग लेसन्स के बारे में। पहला लेसन है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। मतलब रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता। सो रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा कहा करते थे कि पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और एक सेफ जॉब ढूंढ लो। इसको कहा जाता है रैट रेस। रैट रेस का मतलब है कि आपके पास एक 9 to 6 जॉब है और आपको उस जॉब से एक सैलरी मिलती है, जिसे आप अर्निंग भी कहते हैं। तो जब भी आपकी अपनी सैलरी आनी स्टार्ट होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक गाड़ी खरीदते हैं, हम एक महंगा फ़ोन खरीदते हैं, हम एक स्मार्ट वॉच खरीदते हैं, या फिर हम एक बड़ा बंगला खरीद लेते हैं जिसे हम लोन पर खरीद लेते हैं। और हम ये सोचते हैं कि यही तो ज़िंदगी है। कहीं कुछ इंटेंट तक ये ठीक भी है, बट इसके बावजूद हम उस पैसे के गुलाम बन रहे होते हैं। पैसे का गुलाम का मतलब है कि हम उस सैलरी से एडिक्टेड हो जाते हैं और जिंदगी भर हम उस पैसे के लिए काम करते रहते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि जब भी हमारी सैलरी क्रेडिट होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं। गवर्नमेंट को हम सैलरी आने से पहले ही टैक्सेस पे करते हैं, EMI पे करते हैं, रेंट देते हैं, बच्चों की फीस जमा करते हैं और जितने भी बाकी के खर्चे होते हैं वो स्पेंड करते हैं। और उसके बाद जो कुछ बच जाता है, अगर बच जाता है तो उसे हम सेविंग्स कहते हैं या फिर हम उसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये एग्जाम्पल आपकी रियल लाइफ पर भी सही बैठता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो हमारे लिए सेविंग्स की डेफिनेशन क्या हुई, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग्स। कि हमारी जो इनकम आई उसमें से जो हमने खर्च कर दिया, उसके बाद जो कुछ बचा वो सेविंग्स है। पर जिस भी महीने हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं उस महीने हमारी सेविंग्स कम हो जाती है। हम हमेशा अपनी सेविंग्स से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आइडियली हर किसी को ये सोचना चाहिए कि उसको अपनी इनकम को कैसे बढ़ाए। अब समझते हैं रिच लोग अपनी सेविंग्स के लिए सबसे पहले क्या करते हैं। रिच लोग सबसे पहले अपने पैसे को सेव करते हैं
और जो बाकी का पैसा बचता है उसको खर्च करते हैं। रिच लोगों का मेन फोकस इन्वेस्टिंग पर होता है और वो हमेशा एक दूसरे सोर्स ऑफ इनकम को बनाने में लगे रहते हैं। रिच पीपल हमेशा इक्विटी, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट जैसी जगहों पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो आप लोग भी ये ट्राई करके देखिए, जब भी आपकी सैलरी क्रेडिट हो तब सबसे पहले आप उसमें से अपना एक फिक्स्ड अमाउंट सबसे पहले सेव करें और बाकी के अमाउंट को अपने अकॉर्डिंग खर्च करें। तो देखिए आपकी सेविंग्स पर क्या इम्पैक्ट आता है। अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ हम कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दूसरा लेसन है डोंट वर्क टू अर्न मनी, वर्क टू लर्न। रॉबर्ट कहते हैं उनके रिच डैड हमेशा कहा करते थे कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, काम करो सीखने के लिए। रॉबर्ट के रिच डैड कहा करते थे कि काम को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करो जिससे आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। एक ऐसी जॉब ढूंढो जहां पर अपने स्किल्स को ब्रश अप कर सकते हो। रॉबर्ट अपने बचपन का एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि जब रॉबर्ट अपने रिच डैड से पैसे के बारे में सीख रहे थे, उनके साथ काम कर रहे थे, तब उनके रिच डैड ने उनको एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ काम करो कि मैं तुम्हें 25 सेंट पर आवर पे करूंगा। 25 सेंट पर आवर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, पर रॉबर्ट ने उनके सिखाए हुए लेसन यानी डोंट वर्क टू अर्न मनी इस पर ध्यान दिया और वो उस पर कुछ नहीं बोले। फिर उनके रिच डैड ने अपने ऑफर को बढ़ाया और कहा कि मैं तुम्हें 50 सेंट पर आवर पे करूंगा। इस पर भी रॉबर्ट ने कोई आंसर नहीं दिया। इसके बाद उनके रिच डैड ने एक और ऑफर दिया कि मैं तुम्हें $1 पर आवर पे करूंगा। इस पर रॉबर्ट मनी मन बहुत खुश हुए। उनका मन किया कि हाँ मैं इस ऑफर को हाँ बोल दूं, पर वो कुछ नहीं बोले। इस पर उनके रिच डैड ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम कुछ सीखना चाहते हो। और उनके फादर ने ये कहा कि काम को अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज करो, पैसे के पीछे मत भागो। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा बेस्ट एसेट है। हमेशा नए आइडियाज के लिए ओपन रहो और खुद को फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए तैयार करो। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसा कैसे काम करता है उसको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। नेक्स्ट लेसन है इट्स इजी टू मेक मनी बट डिफिकल्ट टू कीप एंड ग्रो। पैसा बनाना तो बहुत आसान है पर उसे रखना और उसे ग्रो करना बहुत मुश्किल है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज किसी मिस्टर एक्स की एक लॉटरी लगी 5 करोड़ रुपए की। अब उसने 5 करोड़ रुपए पहली बार देखे थे, तो उसने क्या किया, उन पैसों को खर्च करना शुरू किया। उसने लग्जरीज खरीदी, उसने पैसों को बिना सोचे समझे खर्च करना स्टार्ट किया। और जब उसको 6 महीने और 1 साल के बाद उससे पता किया गया कि वो कैसी ज़िंदगी बिता रहा है, तो पता चला कि वो वापस लॉटरी जीतने के पहले जैसी ज़िंदगी ही बिता रहा है। इससे आपको समझ आता है कि पैसा बनाना तो आसान है पर उसको रखना और उसे लगातार ग्रो करना एक बहुत मुश्किल काम है। अभी रिसेंटली मैंने एक कोट पढ़ा जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया कि जब हम कहते हैं कि हमें मिलियनेयर बनना है, पर एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। एक्चुअल में हमारा मतलब होता है कि हम उन $1 मिलियन को खर्च करना चाहते हैं। इस कोट के बारे में सोचें और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप मिलियनेयर क्यों बनना चाहते हैं। तो इस बात पर कॉन्सेप्ट आता है एसेट और लायबिलिटीज़ का कि आप पैसे को कैसे बना सकते हो और उसे ग्रो कैसे लगातार कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। एसेट्स का क्या मतलब होता है? एसेट का मतलब है कि वो चीज़ें जो आपकी पॉकेट में पैसे को लेकर आती है। वहीं लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी पॉकेट से पैसे को लेकर जाती है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि एसेट्स आर दोज हुज वैल्यू इंक्रीजेस इन फ्यूचर नॉट डिक्रीजेस। मतलब वो चीज़ें जिनकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती है ना कि घटती है। तो जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हम क्या करते हैं, हम एक गाड़ी खरीदते हैं, फ़ोन खरीदते हैं और घड़ियाँ खरीदते हैं ये सोचकर कि वो हमारा एक एसेट है। पर नहीं, एक्चुअल में वो सारी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी खरीदी। आप उस गाड़ी को लेकर शोरूम से बाहर निकले। 5 मिनट बाद ही आप कहते हैं कि मुझे ये गाड़ी वापस शोरूम वाले को बेचनी है। तो आपको क्या लगता है, तो वो उस गाड़ी के कितने पैसे देगा? वो हो सकता है आपकी गाड़ी के 8 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख रुपए दे, पर वो आपकी गाड़ी के 10 लाख रुपए कभी नहीं देगा, क्योंकि वो गाड़ी शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई। सेम चीज़ें होती हैं फ़ोन के साथ, घड़ियों के साथ, जिसे हम एक्चुअली एसेट समझकर खरीदते हैं, वो एक्चुअल में लायबिलिटी होती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर एसेट क्या होते हैं? एसेट होते हैं स्टॉक्स।
स्टॉक्स एसेट इसलिए है क्योंकि आप कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को खरीदते हैं। कंपनी जैसे जैसे फ्यूचर में काम करेगी, ग्रो करेगी, उसी हिसाब से कंपनी के स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा और धीरे धीरे वो वैल्यू अप्रिशिएट होगी। गोल्ड एक एसेट है, आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। ज्वेलरी एक एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि ज्वेलरी को जब आप बेचने जाते हैं तो आपको उसकी उतनी वैल्यू नहीं मिलती है। रियल एस्टेट, अगर आपने कोई घर खरीदा है, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर वो रेजिडेंशियल हो, अगर आपने उसे बिना लोन पर खरीदा है तो वो एक एसेट है। इसके अलावा पेटेंट्स, बुक्स, अगर आप कोई बुक लिखते हैं और आपने उसे पब्लिश कराया है तो वो आपको एक पैसा जनरेट करके देगी। तो यहाँ पर एसेट की दूसरी डेफिनेशन बनती है कि एसेट वो चीज़ें हैं जो आपको पैसा कमा के देती है जब आप सो भी रहे हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एसेट और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग भी अपने एसेट्स और लायबिलिटी की लिस्ट बनाइए और देखिए आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट लेसन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव साइड इनकम अलॉन्ग विद योर जॉब। यहाँ रॉबर्ट कहते हैं कि उनके रिच डैड ने कभी जॉब करने से मना नहीं किया। वो हमेशा कहते थे कि जॉब के साथ आप अपनी एक साइड इनकम का सोर्स ज़रूर बनाएं। तो साइड इनकम के सोर्स के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं और वीलॉगिंग कर सकते हैं, जिससे आप अपने जॉब के साथ साथ एक साइड इनकम का सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है, रिचनेस इज़ अ माइंडसेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन कि अमीरी एक सोच है। तो रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा कहा करते थे कि गरीबी और फाइनेंशियल स्ट्रगल का सबसे बड़ा रीज़न लोगों का अपना डर और अज्ञान है। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी ना होना उनकी गरीबी का सबसे बड़ा रीज़न है। वहीं उनके पुअर डैड हमेशा इकोनॉमी और जॉब मार्केट को ब्लेम किया करते थे। रिच डैड कहते हैं कि रिस्क को समझो, रिस्क को मैनेज करना सीखो। वहीं उनके पुअर डैड कहते हैं कि रिस्क मत लो, हमेशा सेफ खेलो। नेक्स्ट लेसन है, नोइंग हाउ द टैक्सेस वर्क। ये जानना कि टैक्सेस कैसे काम करते हैं। तो टैक्सेस दो तरीके से लागू होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल्स पर, यानी कि जो सैलरीड पीपल है। दूसरा होता है बिजनेसेस पर, यानी कॉरपोरेट्स पर। तो इंडिविजुअल्स जॉब करते हैं, उन जॉब पर इनकम टैक्स देते हैं। तो जो टैक्स लगता है वो लगता है उनकी इनकम पर। और जो बिजनेसेस हैं उन पर कौन सा टैक्स लगता है? उन पर लगता है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स हमेशा प्रॉफिट्स पर लगता है, इनकम पर नहीं। प्रॉफिट का क्या मतलब है? प्रॉफिट मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्रॉफिट्स। यहाँ एक्सपेंडिचर हो सकता है कंपनी अपने पैसे को मार्केटिंग पर खर्च करे, आईटी पर खर्च करे, रॉ मटेरियल पर खर्च कर सकती है, रिसोर्सेज पर खर्च करती है। तो कंपनी की जितनी भी इनकम हुई है उसमें से वो इन सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद उनका जितना भी प्रॉफिट होता है उनको सिर्फ उस प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ता है। बट हम इंडिविजुअल्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर सपोज ऐसा कोई ऑप्शन हो तो उनके पास जो इनकम आती है उसके बाद वो उस इनकम को खर्च करते हैं। उन खर्चों को निकालने के बाद जो भी पैसा बचता है अगर उस पर टैक्स लगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को कितना कम टैक्सेस देना पड़ सकता है। बट ऐसा होता नहीं है। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा कहा करते थे कि इंडिविजुअल्स को अपने टैक्सेस को कम करने के बारे में सीखना चाहिए। वो उन टैक्सेस को जितना ज़्यादा कम कर सकते हैं उस पर काम करना चाहिए। अपने इंडियन टैक्सेस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ एक सेक्शन होता है, सेक्शन 80। उस सेक्शन 80 का यूज़ करके आप अपने टैक्सेस को एक हद तक कम कर सकते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, 80C में दिखा सकते हैं, आप डोनेशन कर सकते हैं, आप मेडिकल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, आप एजुकेशन लोन लेते हैं, उसके इंटरेस्ट जो पे करते हैं उसके बिहाफ पर आप टैक्सेस में रिबेट ले सकते हैं, आप होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्सेस में रिबेट ले सकते हैं। हमारे इंडियन लॉज में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू अपने टैक्सेस को कम कर सकते हैं। इनकम टैक्स के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेसन है, मेक डिसीजन इन शॉर्ट टाइम एंड माइंड योर ओन बिजनेस। कि अपने जो भी डिसीजन लेते हैं वो जल्दी लें और अपने काम पर ध्यान दें। सो रॉबर्ट कहते हैं कि उनके रिच डैड हमेशा कहा करते थे कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसे जल्दी से जल्दी लें। बट वो इस बात में एक और चीज़ ऐड कर देते थे कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी से ना लें। जल्दी लेने का मतलब है कि जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है आप उसे मिस ना करें और उसी के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द डिसीजन लें। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं
कि आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी इनकम स्टेटमेंट के अलावा अपने एसेट कॉलम पर भी ध्यान देना चाहिए। हम एसेट और लायबिलिटीज़ में पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक नए बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचें। अगर आप एक जॉब भी करते हैं तो और उसके साथ साथ आप एक साइड इनकम का सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ स्टॉक्स को बाई करना ही बिजनेस हो सकता है। इसके अलावा और एसेट कैटेगरीज होती है जैसे रियल एस्टेट, रॉयल्टीज़ और बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी एक बिजनेस चलाने के बराबर ही है। इसका रीज़न ये है, बहुत सारी कंपनीज जब उनके स्टॉक्स को लेते हैं, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड्स भी पे करते हैं, जो कि आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। और इस बुक में बताया गया सबसे लास्ट लेसन, जो कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन में से एक है, वो है पीपल हु क्रिएट वेल्थ आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। मतलब जो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा कहा करते थे कि आप अपने पूरे जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते रहिए। रिच पीपल हमेशा मॉडर्न ट्रेंड्स, बिजनेस के मॉडर्न ट्रेंड्स के बारे में सीखते रहते हैं। वो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, वो डिफरेंट माइंडसेट के लोगों से मिलते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में समझते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं और जो उन फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे मिलते हैं और उनसे इन सब चीज़ों के बारे में टाइम टू टाइम सीखते रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे भी कहते हैं, द रिच इन्वेस्ट इन टाइम, द पुअर इन्वेस्ट इन मनी। कि जो अमीर लोग होते हैं वो समय में निवेश करते हैं, पुअर लोग पैसे में निवेश करते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि आप जितना समय सीखने में लगाएंगे उतना ही जल्दी अमीर बनेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, कि जितना भी आप नॉलेज में इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। मिस्टर हेनरी फोर्ड का कहना है, एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड वेदर एट 20 और 80, बट एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग। कोई भी व्यक्ति चाहे वो 20 का हो या 80 साल का, अगर उसने सीखना छोड़ दिया तो वो एक बूढ़े के समान है, और वो व्यक्ति जो लगातार सीखता रहता है हमेशा जवान रहता है। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा कहते हैं कि टीच योरसेल्फ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। पैसा कैसे काम करता है, पैसे को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमेशा सीखते रहिए। तो चलिए अब रिच डैड पुअर डैड बुक की सारे लेसन्स की एक समरी को जल्दी से समझ लेते हैं। कभी भी मार्क्स के पीछे मत भागिए, हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश कीजिए। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। रिच पीपल हमेशा पैसे को जन्म देते हैं। हमें हमेशा ये सीखना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है। हमेशा अपने काम से काम रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे टैक्सेस कैसे कम से कम हो सकते हैं। हमेशा जल्द से जल्द डिसीजन लेने चाहिए। अमीरी एक सोच है, रिचनेस इज अ माइंडसेट। हमें हमेशा फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी चाहिए। हमेशा ये सीखना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है। हमेशा रिस्क को मैनेज करना सीखना चाहिए। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, हमेशा एसेट्स खरीदने चाहिए, लायबिलिटीज़ नहीं। बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज़। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने रिच डैड पुअर डैड से रिलेटेड बहुत सारे लाइफ चेंजिंग लेसन्स के बारे में सीखा होगा। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको इस बुक समरी का कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपने इस बुक समरी सुनने के बाद क्या इम्प्लीमेंट करने का डिसाइड किया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिखें और आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।